की थी यहाँ पर, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यू के लिए था। ठीक है, आरबी नंबर जो था 74/22 74/22 पर रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला था, जिसमें डीओपीटी के लेटर को तो कहा गया था कि रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट को रिजर्वेशन लागू करना है। ठीक है ना। अब डीओपीटी ये रेलवे बोर्ड ने हिंदी में निकाला। अब इसके अंदर जो है ये डीओपीटी जो लेटर है 17 मई 2022 ये रेलवे में लागू होगा, बताया था सेम टू सेम। इसमें इन्होंने जो बात की थी वो बता दूं आपको, सब्जेक्ट में वही लिखा है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें वही बताया है कि कोर्ट केस, वेरियस कोर्ट केस हुए हैं, इस पर लागू हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या क्या इसमें जो चीज़ें समझने की है। अकॉर्डिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर इशूड फॉर ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू पीडब्ल्यूडीज इन द पोस्ट and services of central government as defined under section 2R of the said act, notified by Department of Empowerment of Person with Disability। क्वांटम और रिजर्वेशन कितना देना है, नंबर 2 यहाँ से अपना मेन रहेगा कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कितना रिजर्वेशन देना है। इन केस ऑफ प्रमोशन 4% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द कैडर स्ट्रेंथ विद इन ग्रुप सी। तो 4% कहाँ का देना है? एक तो विद इन ग्रुप सी आ जाएगा आपका, फ्रॉम ग्रुप सी टू बी, विद इन ग्रुप बी एंड फ्रॉम ग्रुप बी टू लोएस्ट रंग ऑफ ग्रुप ए शैल बी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी। यानी 4% आपको कहाँ का देना है? तो एक तो आपको ग्रुप सी के अंदर, ग्रुप डी आजकल रेलवे में है नहीं, आपको मालूम है कि हम 1800 से 1900 भी हम करेंगे, वो ग्रुप सी ही माना जाएगा 1800। तो 18 चूँकि हमारे रेलवे में भी ग्रुप डी नहीं है, इसलिए इन्होंने ग्रुप डी की बात नहीं की। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ग्रुप डी नहीं है। ठीक है ना। तो ग्रुप सी में जितने भी रिजर्वेशन होंगे उसमें 4% देना आपको। ग्रुप सी टू बी जो होंगे गजटेड उसमें 4% देना है। विद इन ग्रुप बी उसमें देना है आपको। और उसके बाद ग्रुप बी टू ए लोएस्ट है, जो ग्रुप ए मिलता है लोएस्ट में मिलेगा, कि ग्रुप ए में एक बार मिलने के बाद फर्दर नहीं मिलेगा देना। ठीक है ना। ये आपको पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व करना है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन शैल बी एप्लीकेबल इन द कैडर इन विच द एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट इफ एनी डज नॉट एक्सीड 75%। इसका मतलब ये होता है कि सब में करना है, लेकिन हमारे यहाँ कई सिलेक्शन होते हैं जिसमें डीआर कोटा भी होता है। अब आर्टिजन कैटेगरी होती है, उसमें कितना 25% होता है। डीआर कोटा कितना होता है? हमने वर्कशॉप में जब काम करते हैं, जितनी भी कैटेगरी हैं, कई बार हमारा एलडीसी होता है, रैंकर कोटा होता है, डीआर कोटा होता है। 3 कोटे होते हैं, कहीं होते हैं डीआर कोटा और रैंकर ही होता है। तो जो भी कोटा, अगर डीआर कोटा 75% से ज़्यादा है वहाँ नहीं देना। ठीक है, मेरी जानकारी में तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें 75% ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम 60% तक देखा है मैंने, 60-66 डायरेक्ट कोटा। 75 से वो तो डायरेक्ट कोटा मेरे जानकारी में तो नहीं है, लेकिन शायद रेलवे बोर्ड ने बोला। ये एक्चुअली डीओपीटी का लेटर है। तो डीओपीटी में के हिसाब से सारे सेंट्रल गवर्नमेंट पर लागू होता है, वहाँ के होगा। रेलवे में जहाँ तक मेरी जानकारी नहीं है डीआर कोटा के हिसाब से। तो अब ये आ गया अगेंस्ट द पोस्ट identify for each disability 1% each shall be reserved for PWD under class A, B, C respectively and 1% combined under class D and E below unless otherwise excluded under the provision of para 3। मतलब अगर किसी में एक्सक्लूडेड किया हुआ है, आपको एग्जाम्पशन दिया हुआ है आपको किसी मामले में, उसको छोड़ के आपको A, B, C और D और E के आधार पर देना है। A में क्या आएगा आपका? ब्लाइंड एंड लो विजन। ठीक है, आंख से कोई अंधा है या उसको कम दिखता है तो ब्लाइंड और लो विजन में आएगा उसका। और डीफ एंड दूसरा आता है डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। तीसरा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल प्लासी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्राफिज्म, एसिक अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ठीक है, ये सब मेडिकल वर्ड है। सी में आ गया लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में आ गया मैक्सिमम। डी में आ गया ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस। ई हो गया मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंग्स पर्सन अंडर क्लास ए टू डी इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी ई में आ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप रजिस्ट्रेशन हम देंगे ए में आएगा, बी में आएगा, सी डी किस में आएगा वो आपको देखना है। उसी एम्प्लॉय का किस आधार पर देखेंगे हम? तो कर्मचारी जो डिमांड करेगा, राइट जो भी अपना क्लेम करेगा,
या ऑलरेडी आपके रिकॉर्ड में है, तो उसका जो सर्टिफिकेट में जो क्या लिखा हो उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है। 2.3 The authenticity of any certificate issued by a competent medical authority may be got verified, re-verified by the appointing authority at the time of appointment। कोई भी कर्मचारी जैसे रेलवे में आता है अपॉइंटमेंट टाइम पे, तो जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आता है उसमें क्लियर लिखा हुआ है उस सर्टिफिकेट को आपको वेरीफाइड या री-वेरीफाइड करवाना है। कोई भी कर्मचारी आया और सीधा आपने उसको मान लिया कि वो सही है, वो नहीं है, आपको वेरीफाई कराना है। जैसे रिजेक्शन SC/ST के मामले में आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है ना, सेम वैसे यहाँ पे वेरीफाई कराना आपको। उसके बाद आएगा एग्जम्पशन फ्रॉम रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब किसको माफी दिया हुआ, छूट किसको दिया हुआ है एग्जम्पशन में? तो प्रोविजन टू सेक्शन 221 ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 states that the appropriate government may, having regard to the type of work carried on in any establishment by notification and subject to such condition, if any exemption any establishment from the provision of section। ये एग्जाम्पशन की प्रोविजन की बात की, हम इसमें आगे चलेंगे अभी। Accordingly, Ministry of Department in the central government consider it necessary to exempt any establishment or any cadre fully or partially from the provision of reservation in promotion for PWD, it shall make a reference to DEPWD। यानी कहीं अगर किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को लगता है, जैसे हमारे रेलवे में भी, जैसे मान लीजिए हमारे ऑपरेटिंग वगैरह स्टेशन मास्टर हैं, पॉइंट्समैन हैं, जहाँ आपको रिजर्वेशन चला नहीं सकता ना भाई, सेफ्टी कैटेगरियाँ हैं, आपको कई कैटेगरी सेफ्टी की आती है, तो वहाँ आपको चलेगा ही नहीं आपको। तो ऐसे मामले में आपको एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। तो वो एक प्रोविजन दिया हुआ है कि वो एक रेफरेंस करेगी DEPWD गिविंग फुल जस्टिफिकेशन फॉर प्रपोजल। The DEPD having regard to the type of work carried out in any government establishment by notification and subject to such condition, if any, as may be specified notification in consultation with the Chief Commissioner of Personnel with Disability, may exempt any establishment। अगर इस तरह कोई मामला बनता है तो ये भी जो भी डिपार्टमेंट है CBD, वो कंसर्न जो भी चीफ कमिश्नर है पर्सनल डिवेलपमेंट, उससे कंसर्न करके वो एग्जाम्पशन दे सकते हैं। तो एग्जाम्पशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। While doing so, note 1 to 9 under notification dated January 21 issued। ये एक्चुअल में हमारे लेवल का है नहीं, हम जो डील कर रहे हैं ये हाई लेवल बोर्ड को लेना है, किसी भी हेडक्वार्टर लेना है, उसमें अपन को ज़्यादा टेंशन वाला है नहीं, ये हाई लेवल का इशू है, ठीक है ना। तो हमारे को जो डील करना है वो हम देखेंगे। डिनाइल ऑफ प्रमोशन मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी कर्मचारी को in terms of section 23 of right of person with disability act 2016, no promotion shall be denied to a person merely on the ground of disability। किसी भी कर्मचारी को जो सेक्शन 23 के तहत डिसेबिलिटी एक्ट का 23 इसके हिसाब से किसी कर्मचारी को प्रमोशन के लिए मना नहीं कर सकते हो, सिर्फ डिसेबिलिटी ग्राउंड पे, ठीक है ना। Further, in terms of section 24 of the act, no government establishment shall dispense with or reduce in rank an employee who acquire disability during service। जो दूसरा सेक्शन है 23 में तो आप किसी को मना नहीं कर सकते प्रमोशन को, ठीक है, सेक्शन 23 ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट जो भी था अपना। 24 में किसी का रैंक कम नहीं कर सकते। मान लीजिए आप OS हो, तो OS का तो जनरल डिसेबिलिटी और इशू आता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन मास्टर है, वो 42 में है, अब आपने कहा कि नहीं डिसेबिलिटी आ गई और आप उसको नहीं, आप 2800 दे दो उसको, है ना, वो नहीं चलेगा। इस रूल के हिसाब से आप किसी का भी रैंक रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, अगर वो डिसेबिलिटी एक्वायर करता है ड्यूरिंग द सर्विस। As per the provision of this subsection, if an employee after acquiring disability is not suitable for the post he was holding shall be shifted to some other post with the same pay scale and same benefit। ये हमको मालूम ही, हम लोग रेलवे में मेडिकल डिक्राइज का स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग। तो इस एक्ट क्या बोलता है, कोई भी कर्मचारी अगर डिसेबिलिटी अर्न करता है, एक्वायर करता है ड्यूरिंग द सर्विस, तो हम क्या करेंगे, सेम उसको दूसरी पोस्ट पे हम उसको शिफ्ट करेंगे विथ सेम पे स्केल और सेम सर्विस बेनिफिट, ठीक है ना। दिस सेक्शन फर्दर प्रोवाइड दैट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एडजस्ट द एम्प्लॉय अगेंस्ट एनी पोस्ट। अगर ये सेक्शन यह भी हमको बताता है कि हम किसी कर्मचारी को अगर किसी और पोस्ट पे दे ही नहीं सकते, हमारे पास पोस्ट ही नहीं है, वैकेंट ही नहीं है, तो पोस्ट नहीं है, he may be kept on supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation। अगर कोई कर्मचारी के लिए पोस्ट सुटेबल पोस्ट नहीं है, उसके लिए हम सुपरनुमरी पोस्ट क्रिएट करेंगे
टिल जब तक कि उसके लिए कोई दूसरी सुटेबल पोस्ट नहीं मिल जाती है या वो रिटायरमेंट सुपर नियर मतलब 60 ईयर्स का ना हो जाए, whichever is the earlier, जो भी पहले आएगा. However, in case the PWD for whom the supernumerary post was created is eligible for next promotion to the higher pay level and it is not possible to adjust the employee against any post, a fresh creation of supernumerary post in the next higher level will be required by surrendering the previous created supernumerary post at the lower level and proposal for same may be submitted to DOPT, Department Express. मतलब प्रमोशन आता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, प्रमोशन की जो पोस्ट है हायर पोस्ट वहाँ उसके लिए पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और जैसे उसकी करेंगे तो वैसे निचला हम उसको सर न कर देंगे. तो ये भी उन्होंने बताया. An employee who acquired disability after entering into service will be entitled to get benefit or reservation in promotion as per PWD, as a PWD. कोई भी कर्मचारी है वो अगर ड्यूरिंग सर्विस डिसेबिलिटी एक्वायर करता है, उसको डिसेबिलिटी हो जाती है रेलवे सर्विस में आने के बाद, तो वो एंटाइटल है, पात्र है बेनिफिट और रिजर्वेशन आरक्षण का पात्र है वो पीडब्ल्यूडी बीइंग ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट. ठीक है ना. हाउएवर हिज सीनियरिटी अमंग पीडब्ल्यूडी विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ हिज डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी की सीनियरिटी कब से काउंट करेंगे, जिस तारीख से वो डिसेबल होता है, डिसेबल एक्वायर करता है वहाँ से माना जाएगा उसको. और डिसेबिलिटी का मतलब होता है डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर इन द कैटेगरी कवर्ड अंडर सेक्शन 34(1) ऑफ द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट. तो डिसेबिलिटी में जो है उसका मतलब कोई भी कर्मचारी को हम डिसेबल कब मानेंगे या इसको पीडब्ल्यूडी कब मानेंगे, जब उसको किसी भी जो फील्ड में डिसेबिलिटी जो है जो बताइए अपने ए से लेके ई तक में उसमें कम से कम 40% से 40% या उससे अधिक अगर डिसेबिलिटी होती है वो कौन बताएगा हमको, डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा हमारे कितना परसेंट डिसेबिलिटी. नो बेनिफिट और रिजर्वेशन शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी. किसी आदमी को टेम्परेरी डिसेबिलिटी होती है, मतलब किसी हाथ टूट गया है काम करते हुए, पेट टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, आपने प्लास्टर बांध दिया उसको. प्लास्टर तो कितना होगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, पैर का ज़्यादा लंबा जाता है 6-8 महीने चलता है ना. तो वो सब टेम्परेरी डिसेबिलिटी. एक होता हाथ कट जाना, पैर ही कट गया, वो होगी परमानेंट डिसेबिलिटी. टेम्परेरी डिसेबिलिटी में क्या आएगा आपका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, आँख में कुछ चला गया, आँख आपकी ऑपरेशन कर दिया तो आँखें पट्टी बांध रखी है आपकी, तो वो कितना दिन होगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना. पैर का फ्रैक्चर लगभग थोड़ा लंबा होता है, 3-6 महीना होता है. तो ये सब टेम्परेरी डिसेबिलिटी होता है. टेम्परेरी डिसेबिलिटी में उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको. अब आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट. The PWD has already identified posts suitable for being held by PWD and physical requirement of all such posts have been notified by it. ये DOPT ने लेटर से पूरा बताया हुआ है. नोटिफिकेशन जो डेट है 4 जनवरी 2021 और इसके अंदर शायद रेलवे की सारी पोस्टें बता रखी है, कौन कौन पोस्ट में क्या क्या मेडिकल आएगा. अभी टाइम है नहीं, बस थोड़ा सा समय का अभाव, तो मैं अभी नहीं बता रहा. उसको खोल के अपने कंप्यूटर का इशू में तो खोल के दिखा देते हैं ना. तो द पोस्ट मेंशन इन एनेक्सर सी ऑफ सेट नोटिफिकेशन टू बी रीड इन कंजक्शन विद द नोट. ये सब कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको डिटेल आपको देखनी है कौन कौन सी पोस्ट में क्या क्या डिसेबिलिटी को अलाउ किया है. तो ये आप 4 जनवरी का गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 जनवरी 2021 का. ये करीब कितना 3,500 पेज है, कितने पेज, 2,500 पेज का है. उसके अंदर आप रेलवे का भी आपको मिल जाएगा इसमें. ठीक है ना. अब आएगा अपना रिजर्वेशन इन पोस्ट आइडेंटिफाई फॉर 1 और 2 कैटेगरीज. ठीक है ना. इफ इन ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ए पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल ओनली फॉर 1 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन द सेट इन द पोस्ट शैल बी गिवन टू पर्सन विद द दैट कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओनली. हाउएवर रिजर्वेशन ऑफ 4% फॉर PWD शैल नॉट बी रिड्यूस्ड इन सच केसेस. इसमें कहा है कि इफ इन ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ए पोस्ट इज आइडेंटिफाइड ओनली फॉर 1 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी. मतलब आपकी कोई पोस्ट है, सपोज स्टेशन मास्टर, ठीक है ना. स्टेशन मास्टर में मान लीजिए ब्लाइंड तो चलेगा ना अंदर गाड़ी निकालने, लेकिन थोड़ा हैंडीकेप चल जाएगा. ठीक है ना. उसमें एक तो नंबर ए में आपका ब्लाइंड हो गया, नंबर जो बी है उसके अंदर डिफेंडम आ गया, तो सी में आपका लोकोमोटिव मतलब फिजिकल हैंडीकेपनेस आ गया. तो स्टेशन मास्टर की हम बात करें तो वहाँ अंदर ब्लाइंड नहीं चलेगा. ठीक है.
और डिफेंडर में भी चलेगा क्योंकि वो सेफ्टी है, लेकिन मान लो एग्जाम करें वहाँ कुछ हैंडीकेप चल सकता है, लंगड़ा आदमी चल सकता है, स्टेशन वहाँ दौड़ना है इसको स्टेशन पे मूव करना है तो चल सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी एक डिसेबिलिटी के लिए अगर फिट माना जाता है इस पोस्ट का मतलब है, तो आप उसको इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको परसेंटेज 4 करो, 4 से रिड्यूस करके 1 करो। आपको क्या करना है, जो एक जो है ऑर्थोपेडिक उसी को 4% बढ़ा देने का, मतलब 4% जो आपको रखना तो पूरा है 4% रखना है, वो एक जो एक ही कैटेगरी के लिए फिट है तो इस एक कैटेगरी को हम 4% तक ले जाएंगे उसमें, इसका भी मतलब ये। However, reservation of 4% of PWD shall not be reduced in such cases, and total reservation in the cadre will be given to PWD for which it has been identified. ठीक है ना, ये नहीं कि आपका कोई ब्लाइंड है और डेफ ब्लाइंडनेस से फिजिकल है तो फिजिकल का ही हम 1% लेंगे, हमको 4% फिजिकल से ही करना है, इसका मतलब ये आया था। Likewise, in case post is identified suitable for 2 category of disability, reservation shall be distributed between person with those category of disability equally as far as possible. जैसे एक था, एक को हम 4 कर देंगे, 2 है तो क्या करेंगे, दोनों में अलग बांट देंगे, 2% कर देंगे हम, ये बात बोल रहा है। It shall however be ensured that reservation in different posts in the establishment is distributed in such a way that PWD as far as possible to get fair representation. The point used in the 100-point roster after a gap of 25% shall be used to give representation. In other words, it will be given only at the point reserved for PWD, not in the bunch medal. आपको जिस पोस्ट पे है वही देना है, आपका जो भी पॉइंट आता है 25 में 1 पॉइंट दिया हुआ है, 25 में 1 पॉइंट ही आपको करना है। Adjustment of PWD candidate who are in the zone of consideration against general vacancies. In case of promotion by seniority cum fitness, if a PWD is otherwise eligible and is in the list of candidates finally approved for promotion, if she may be promoted against the vacancy not specified reserved PWD. In other words, a PWD candidate cannot be denied promotion on the ground that the vacancy is not earmarked for category. कोई कर्मचारी है, फिजिकल हैंडीकेप बंदा है, अगर वो सीनियरिटी कम फिटनेस पे आता है और एलिजिबल है वो, तो उसको देना है, प्रमोशन देना है, इवन अगर वो ईयरमार्क नहीं है तो भी। तो आप किसी भी, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, किसी भी कर्मचारी को सिर्फ डिसेबिलिटी की बेस पे आप मना नहीं कर सकते, प्रमोशन आपको देना है, ठीक है ना। In the case of promotion by selection, PWD selected without relaxed standard along with other candidates will not be adjusted against the reserve share for vacancies. यस में वाला है ना, फिर वो हैंडीकैप है, उसको दिया जो चीपो इसका अब दे रहे हैं, ठीक है। नहीं अपना देखिए, आपका अपन लोग है ओएस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, C1 हमारा मेडिकल, ये जनरली जो रूल है सभी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नियम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेशल हम रेलवे की बात कर रहे हैं, तो रेलवे में तो क्या कई ऐसी पोस्टें हैं जहाँ सेफ्टी टाइप है, आपको नहीं चल सकते, उनके लिए बताएगा, मना नहीं कर सकते किसी को, ये बात है। ओएस में तो सब चलेंगे बनाएंगे, क्योंकि इवन ब्लाइंड भी होगा तो आजकल ब्लाइंड के सॉफ्टवेयर आ गए कंप्यूटर में, तो वो सॉफ्टवेयर से काम करेगा। तो जनरली क्लरिकल कैटेगरी में तो सभी चलेगा, मना कर सकते हो। In the case of promotion by selected PWD selected without relaxed standard along with other candidate will not be adjusted. अगर कोई आदमी जो है PWD कैंडिडेट वो रिलैक्स स्टैंडर्ड में पास नहीं हुआ है, उस सेलेक्ट हुआ है और विदाउट रिलैक्स, कोई रिलैक्स स्टैंडर्ड के बिना सेलेक्ट हुआ है, तो उसको जो है रिजर्व के सामने एडजस्ट नहीं करना है। द रिजर्व वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय अप सेपरेटली फ्रॉम अमंग्स द एलिजिबल कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो रिजर्व वैकेंसी जो होगी हम किससे भरेंगे, जो कि बाकी लोगों से करेंगे, जो बचे हुए लोग बाकी जो एलिजिबल है, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनसे भरेंगे, जो हुआ लोअर इन द मेरिट देन द लास्ट कैंडिडेट द मेरिट, बट who are lower in the merit than last candidate in the merit list but otherwise found suitable for appointment if necessary by relaxed standard. तो कोई भी जो होगा अपना जो सीनियरिटी कम सुटेबल जो रिलैक्स में आ रहा है बंदा, अपने टर्न पे आ रहा है, सीनियरिटी कम सुटेबल आ रहा है या जनरल विदाउट रिलैक्स स्टैंडर्ड आ रहा है, उसको तो हमको PWD कैंडिडेट एडजस्ट नहीं करना है, उसके लिए हमको नीचे से लेके आना है, ठीक है ना। जैसे हम SC/ST को भी करते हैं, हम लोग नीचे से लेकर, अभी SC/ST में क्या है, जो ऑन मेरिट आ रहा है तो ऑन मेरिट रखते हैं, फिर नीचे से हम उठाते हैं, सेम इसमें वैसे ही करना है। Relaxation of standard of suitability.
If sufficient number of PWD candidates with benchmark disability are not available on the basis of prescribed standard to fill all vacancies, in case of promotion through LDC, आगे आपका department is reserved for them, candidate belong to this category may be selected on relaxed standard to fill up the remaining vacancy reserved for them, provided they are not found unfit for such post. However, this provision shall not be used to allow any relaxation in the disability. क्या बोल रहा है ये तो बताएगा? If sufficient number of PWD candidates with benchmark disability are not available on the basis of standard, अगर मान लीजिए जो स्टैंडर्ड LDC वगैरह के जो स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से अगर कोई PWD सफिशिएंट नंबर ऑफ PWD कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हमारे को, तो क्या बोलते हैं, तो हमको मे बी सेलेक्ट ऑन रिलैक्स स्टैंडर्ड टू फिल अप, रिलैक्स स्टैंडर्ड में उनको लेके बढ़ना है उसके लिए स्टैंडर्ड और रिलैक्स करने पड़ेंगे, ऐसा सिंपल सा बोल रहे हैं. However, this provision shall not be used to allow any relaxation in the eligibility criteria laid down for the issuance of certificate of benchmark. मतलब एग्जाम के जो रिलैक्स स्टैंडर्ड करना है, लेकिन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के स्टैंडर्ड जो है हमको रिलैक्स नहीं करना है, वो तो जो 40% है वही रखेगा, बाकी जो स्टैंडर्ड हम उसको कम कर सकते हैं. The same relaxed standard should be applied for all PW candidates with benchmark disability. ये सेम जो क्राइटेरिया हम सबके लिए रखेंगे, irrespective of whether they belong to unreserved SC, ST, OBC category. No other relaxation of standard will be considered or admissible in favor of any candidate from any category. आगे हम चलते हैं इसमें. Computation of number of vacancies to be reserved. कितना हमको किस प्रकार से रिविजन करना, क्या computation of number करना बताएं. Number of vacancies in a recruitment year to be reserved for PWD in Group C, Group B, Group A, whether reservation in promotion, wherever reservation in promotion privilege is applicable, shall be computed as 4% of total number of vacancies. तो एक तो मैं बता दूं कि रिजर्वेशन जो हमारा है दो तरह का होता है, एक तो SC/ST का रिजर्वेशन होता है अनरिजर्व जो है, और एक होता है PWD का. दोनों में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है कि हमारा जो SC/ST वाला जो रिजर्वेशन है वो पोस्ट बेस्ड रजिस्टर है. जो आपका कैडर होगा, कैडर के ऊपर उसके ऊपर वैकेंसी हम भरेंगे, और ये जो हमारा रिजर्वेशन है PWD का, ये वैकेंसी बेस्ड रजिस्टर. दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है. हमारा जो SC/ST वाला भी पहले 99 से पहले जो था वैकेंसी बेस्ड था, वो चेंज हो गया, पोस्ट बेस्ड कर दिया हम 99-98 से लागू किया, 97-98 से लागू किया. और अभी ये जो PWD का है, इन्होंने भी बोला ये वैकेंसी बेस्ड रजिस्टर. जैसे जैसे वैकेंसी आएगी आपकी तो पहली 25 में आपकी पहला नंबर जो वैकेंट पोस्ट होगा वो आपको भरना है, उसके बाद 25 तक नहीं भरना, फिर 26 फिर आपका तो वैकेंसी बेस्ड रजिस्टर ही है. ठीक है ना. तो ये लिखा है 4% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन द कैडर स्टैंड. तो कैडर स्टैंड में जो वैकेंसी होगी टोटल 4% जो है आपकी वैकेंसी करनी है. ऑल्दो द PWD वुड बी पोस्टेड अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ पोस्ट आइडेंटिफाई एज सुटेबल फॉर देम. एक तो मेरा ये मानना है, इसमें अभी आप बात बताइए कि जो हमारा नॉर्मली वैकेंसी बेस्ड रजिस्टर जैसे होता है आपका SC/ST का जो मामला है, उसमें तो आपने मान लीजिए आपका कोई नया कोई कैटेगरी आ गई, आपकी कोई फ्रेश कैटेगरी आ गई और उसमें 40 लोग आ गए या 30 लोग आ गए, तो आप क्या करोगे, कैडर के पकड़ोगे भाई कौन सा पॉइंट आ रहा है, 14 पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, क्योंकि 8वां पॉइंट है. अभी आपका ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है 2022 से इम्प्लीमेंट हुआ है आपका PWD का, तो हम कैडर को मेरे हिसाब से नहीं पकड़ेंगे कितने का कैडर है. हम ये बोलेंगे अब फ्यूचर में जो वैकेंसी आएगी 2022 के बाद, पहले जो हो गया, आगे से हम जो जब से इम्प्लीमेंट हुआ वहाँ से हम देखेंगे कि उसमें कितना, अब जो हमारी नेक्स्ट 25 पोस्टें होगी वैकेंसी आएगी, उसमें हम एक रिजर्वेशन देंगे PWD. ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कैडर को नहीं पकड़ना है यहाँ पे. जो अभी नेक्स्ट 25 पोस्टें आएगी, जितना भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी का हमको रिजर्वेशन देना 4% जो भी, उसके लिए बता दिया है, आगे और डिटेल में आएगा आपको. Effecting reservation, maintenance of roster. Every government establishment shall maintain cadre-wise and group-wise a separate 100-point vacancy-based reservation roster register as in case of dire recruitment for determining effecting reservation for the PWD in promotion. There will be separate roster register in each cadre of Group C, Group B and Group A. Whenever reservation in promotion for PWD is applicable, there shall be separate roster register for promotion and dire recruitment. जैसे हम SC/ST का करते हैं वैसे इसमें भी है कि हर कैडर के लिए अलग आपको रोस्टर बनाना है. इसमें भी यही बताया है कि आपको प्रमोशन के लिए अलग आपको
100 पॉइंट वैकेंसी बेस्ड रोस्टर बनाना है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अलग बनाना है, ये वही बता रहा है आपको, सेपरेट सेपरेट बनाना है आपको वैकेंसी बेस्ड रोस्टर। Each register shall have cycle of 100 points. Each cycle of 100 points shall be divided into 4 blocks comprising of following points. जो आपको ब्लॉक बनाने हैं, साइकिल बनाने हैं, 100 पॉइंट के बनाने हैं इसमें, और हर साइकिल में 100 पॉइंट्स होंगे, और जिसको किससे 4 ब्लॉक में डिवाइड करेंगे आपको किस तरह होगा। फर्स्ट ब्लॉक जो होगा वो पॉइंट नंबर 1 to 25 रहेगा, सेकेंड ब्लॉक पॉइंट नंबर 26 to 50, थर्ड ब्लॉक आपका रहेगा पॉइंट नंबर 51 to पॉइंट नंबर 75, और फोर्थ ब्लॉक रहेगा पॉइंट नंबर 76 to पॉइंट नंबर 100। ऐसे 4 आपको ब्लॉक बनाने हैं। 100 पॉइंट के हर साइकिल में आपको 100 पॉइंट का आपका रहेगा साइकिल रहेगा, और उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सबसे आपका जो अब जब डील करोगे तो आपको ये ब्लॉक मालूम हो चाहिए। ऊपर का तो ठीक कहानी हमने जो बताई ठीक है, आपकी जानकारी में होना चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आप जब डील करेंगे तो आपको यहाँ से मेरे ख्याल से काम चालू हुआ कि आपका जो खासतौर से हम जो वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग आपको वर्कशॉप आपको दे रहा हूँ, तो अपने बहुत छोटा कैडर होता है, तो हमारा जनरली पहला आप स्टार्ट करेंगे तो पहला ब्लॉक ही आएगा। तो पहले ब्लॉक में ही आपको देखना है कि पॉइंट नंबर 1 to 25 आएगा, उसमें कैसे क्या करना है। आपका 10.2 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 10.3 इंपॉर्टेंट है आपका। 10.3 बोलता है कि पॉइंट नंबर 1, 26, 51 एंड 76 ऑफ द रोस्टर शैल बी ईयर मार्क फॉर PWD। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए, लिख लीजिए कि पॉइंट नंबर 1, 26, 51 एंड 76 ऑफ द रोस्टर शैल बी ईयर मार्क। PWD के लिए ये 4 पॉइंट ईयर मार्क किए हैं सरकार ने। 1 पॉइंट ईच फॉर कैटेगरी अंडर A, B, C और पैरा 2.2 अबव। तो ए हमारा क्या है, पॉइंट नंबर पहला जो आएगा आपका, तो चलते हैं 2.2 में चलेंगे अगर हम ऊपर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। 2.2 यहाँ लेके आया है, ईच आपका पॉइंट आएगा। तो पहला जो पॉइंट आपका 1 to 25 में, तो एक नंबर आपका ये आ जाएगा ए वाला, ये आपका ए आ गया, एक नंबर आपका आ जाएगा पॉइंट 25 में। फर्स्ट ब्लॉक में ये आ जाएगा, सेकेंड ब्लॉक में बी आ जाएगा आपका, डीप एंड हार्डनिंग। थर्ड ब्लॉक जो होगा आपका, कौन सा पॉइंट होगा थर्ड ब्लॉक में, 51, ठीक है ना। तो 51 जो होगा आपका वो हो जाएगा लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाला हो जाएगा। और फिर लास्ट जो होगा 76, वो आपका डी और ई मिला के हो जाएगा ये, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहला जो पॉइंट है ए होगा ब्लाइंडनेस, इसके बाद 26वां पॉइंट आपका डीप एंड डम हो जाएगा। 51 जो पॉइंट आपका रहेगा वो लोकोमोटिव वाला सी रहेगा, और जो 76 वाला पॉइंट रहेगा डी ओ ई रहेगा। अपना जो पॉइंट मामला था वो 10.3 पे चल रहा था, ये देखिए, ठीक है। 1, 26, 51 ये सब बता दिए कि 1 पॉइंट ईच फॉर कैटेगरी डाल दिया है, रेस्पेक्टिवली डाला है। ये रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ये होता है। ये भी कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है कि सर हमारे को सेकंड क्यों दे रहे हो, हम पहला हमारा पकड़ लो। तो 1 A, B, C और पैरा 2.2 अब और रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली ऐसे नहीं लिख दिया, उसका मतलब है बहुत बड़ा मतलब है। तो आपको सीरियल में चलाना, आपको 1 A जो होगा वो उसके अंदर जो A होता है उसके हिसाब से लेना, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। B आ जाएगा 26 के लिए, और C आ जाएगा 51 के लिए, ठीक है ना। एंड 1 पॉइंट फॉर कैटेगरी D एंड E, ठीक है। ये आपका लास्ट जो 76 आपका यहाँ बताया है, 76 जो पॉइंट है ये आपका डी और ई के लिए मैंने आपको बता दिया था, वो ये, ठीक है। द हेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट शेल एंश्योर दैट वैकेंसी आइडेंटिफाइड सीरियल नंबर 1, 26, 51, 76 आर ईयरमार्क फॉर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ द PWD। तो जो आपके हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट होंगे उनकी ये ड्यूटी होगी, वो इंश्योर करें कि भाई ये पॉइंट जो ईयरमार्क किए हुए हैं PWD कैटेगरी के लिए। However, the head of the department shall decide the placement of the selected candidate in the roster register. In other words, the category to be appointed first will be decided by the head. All the vacancies in recruitment year in the grade arising irrespective of the vacancy reserved for PWD shall be entered in the relevant roster. अब सारी जो vacancy जो reservation roster में enter करनी है, if vacancy filing at point number 1 is not identified for PWD, or if the head of the department feels that it is not possible to fill up the
fill up that post by the PWD for any other reason to be recorded in writing. One of the vacancies filing at any point from 2 to 25 shall be treated as reserved for PWD and fill it. अगर आप पहला भर रहे हो, पहला पॉइंट ही भर रहे हो, पहला पॉइंट आपको लगता है कि हम उससे नहीं भर सकते, जैसे पहला हमारा ब्लाइंड, हम ब्लाइंड से नहीं भर सकते हैं और उसको भरना पॉसिबल नहीं है किसी वजह से भी हमको, तो फिर उसको हम उसको जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड करेगा उसको जो भी है, फिर नेक्स्ट उसके बाद हम अगला पॉइंट 2 से 25 के बीच में हम उसको वहाँ भर देंगे, इस तरह का मामला, ठीक है ना। लाइक वाइज वन वैकेंसीज आउट ऑफ टोटल वैकेंसीज फाइलिंग एट पॉइंट नंबर 22 to 50, ये भी सेम है आपका है कि वन वैकेंसी आउट ऑफ टोटल वैकेंसी फाइलिंग एट पॉइंट नंबर 26 to 51 एंड फ्रॉम 51 to 75 एंड फ्रॉम 76 to 100 शेल हैव टू बी फिल्ड बाय द पिलर। ये भी वही बता दिया आपने जैसा ऊपर बताया हुआ है कि एक वैकेंसी आपको 26 से 50 से भरनी है, एक वैकेंसी आपको 51 से 75 भरनी है और एक वैकेंसी जो है आपको 76 से 100 किससे भरनी है, PWD से भरनी है। जो हमने बताया था इस चीज़ को उन्होंने लिख के स्पेसिफिक कर लिया है। द पर्पस ऑफ कीपिंग पॉइंट 1, 26, 51, 76 रिजर्व इज टू बी फिल द फर्स्ट अवेलेबल सुटेबल वैकेंसी बाय द PWD कैंडिडेट ऑफ द कैटेगरी फॉर विच द पोस्ट इज वन। मतलब कहने का मतलब ये किसी हमने इन्होंने बोला है कि आपका 1 नंबर, 26 नंबर, 51 नंबर, 76 नंबर जो है पहला ही पॉइंट भरना है, किसी वजह से आप पहला पॉइंट नहीं भर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, दूसरे से चालू कर दो आप, ठीक है ना। उसके रीजन आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे भाई क्यों नहीं भर पा रहे हो, आपको बस मेन इतना ही रहेगा। There shall be a possibility that none of the vacancies from 1 to 25 is found suitable for any category of PWD. In that case, 2 vacancies. ये वो सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरा मेरे ख्याल से आप जब डील करेंगे, अपन कल से इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा आपको समझ लीजिएगा 10.6 जो आप जब डील करेंगे आपको बहुत काम आएगा, सभी को काम आएगा ये, क्योंकि ऐसा बहुत होगा प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा आपको कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट नन ऑफ द वैकेंसीज from 1 to 26 is found suitable for any category of PWD. In that case, 2 vacancies from 26 to 50 shall be filled. अगर किसी वजह से आपको 1 to 25 में आप कोई कैटेगरी से नहीं भर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप 26 से 50 में भर दोगे, shall be filled from amongst the PWD. और if the vacancies for 26 to 50 are also not suitable for any category, 3 vacancies, अगर 24 से 50 में भी आप नहीं भर पा रहे हो तो आपको फिर वैकेंसी आपको आगे में 3 करनी है। कहना मतलब ये है कि आपको पोस्ट वैकेंट नहीं रखना है, इसको वैकेंसी को भरना आपको। तो आप अगर 1 से 25 में नहीं भर पा रहे हो आप तो आप ठीक है कर लीजिए, सिलेक्शन कर लीजिए, भर दीजिए, लेकिन आपको फिर 26 से 50 में 2 वैकेंसी रखनी है आप। तो 26 से 50 में भी आप नहीं भर पा रहे हो PWD से तो फिर क्या करना है आपको, 51 से 75 की जो वैकेंसी होगी उस दौरान आपको 3 करना आपको, ठीक है ना। 51 से 85 में 3 करना है और अगर 51 से 75 में आप 3 नहीं कर पा रहे हो तो फिर आगे आप करोगे 76 से लेके 100 में 4 वैकेंसी आपको रखनी है PWD के लिए, ये करना है। दिस मीन्स इफ नो वैकेंसी कैन बी रिजर्व इन पर्टिकुलर ब्लॉक इट शैल बी कैरी ओवर टू द नेक्स्ट ब्लॉक। यानी किसी पर्टिकुलर ब्लॉक जो हमारे 4 ब्लॉक बनाए थे, 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100, किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में आप वैकेंसी नहीं भर पा रहे हो, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट ब्लॉक में वो वैकेंसी को ले जाके कैरी फॉरवर्ड करोगे। लास्ट में लास्ट आप क्या करोगे, 76 से 100 में ले जाओगे, 4 में भरोगे, ठीक है। आफ्टर ऑल द 100 पॉइंट्स ऑफ द रोस्टर आर कवर्ड, अ फ्रेश साइकिल ऑफ 100 पॉइंट रोस्टर स्टार्ट। अब आपको 100 अगर आपके भरोगे तो फ्रेश आपको 100 आपका स्टार्ट करेंगे आप। If the number of vacancies in a year is such as to cover only one block, अब बता दें कि if the number of vacancies in a किसी एक साल में ऐसा हो जाएगा कि एक ही ब्लॉक हुआ, मतलब आपका छोटा कैडर है, कई एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़े होंगे 100-200 वैकेंसी, कई में क्या होगा कि बहुत छोटा कैडर है आपका, तो आपका एक ही ब्लॉक होगा, ओनली वन ब्लॉक सेज 25 वैकेंसी इंक्लूडिंग PWD कोटा। इफ एनी और 2 मतलब या तो एक ब्लॉक होगा या 2 ब्लॉक होगा आपका, द कैटेगरी ऑफ PWD शुड बी एकोमोडेट एज पर द रोस्टर पॉइंट। सिंपल बात है, एक होगा तो एक, 2 होगा तो जो भी रोस्टर के हिसाब से आपको कैटेगरी आपको भरनी है।
However, in case the said vacancy is not identified for the respective category of disability, the head of the department shall decide the category on the basis of nature of post, the level of representation of the specific category in the grade. However, in case of the said vacancy is not, अगर उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए आइडेंटिफाइड नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि वो किस कैटेगरी के लिए वो फिट है, या मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हमारे किस कैटेगरी के लिए हमारे कैटेगरी में है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा. सर्टिफाइड बाय रिक्विजिशनिंग and cadre controlling authority while sending application for selection by promotions departmental examination including limited, in order to ensure proper implementation of the provision revision of PWD. PW के लिए proper revision है कि नहीं है, the requisition cadre controlling authority while sending the requisition proposal to the recommendation DPC as the case may be of filling of the vacancy through department through promotion by selection LDC shall furnish the following certificate. जब भी कोई सिलेक्शन होगा कैडर में आपका कोई सिलेक्शन होगा या आप कोई मामला RRB को भेज रहे हैं तो जो अथॉरिटी होगी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो एक सर्टिफिकेट बना के देगी इस तरह का कि दिस इज सर्टिफिकेट दैट हमने सबसे फॉलो किया, इस तरह का सर्टिफिकेट बना के देगी. ये कैडर कंट्रोलिंग जो भी आपका बॉस होगा वो लिख के देगा सर्टिफिकेट. नोटिस ऑफ वैकेंसी फॉर प्रमोशन बाय सिलेक्शन. In order to ensure that PWD get fair opportunity in consideration for promotion appointment against an identified post, the following points shall be kept in view. भाई ये इस मामले को इंश्योर करने के लिए कि भाई जो PWD कैंडिडेट हैं उनको पूरा फेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको चांस मिल रहा है उनको कि उनके अपॉइंटमेंट में कि आइडेंटिफाइड जो पोस्ट है उनके उसमें उनका सिलेक्शन हो रहा है, उसके लिए उनको प्रॉपर मौका दिया जा रहा है. उसके लिए क्या करेंगे, फॉलोइंग पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है जब आप प्रपोजल भेजते हैं एजेंसी को. SSC ये इन्होंने DPT निकाला है तो SSC UP से लिखा, हम RRB लिखेंगे, हमारा जो रेलवे का है RRB का आएगा. क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है. नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्व फॉर SC ST एंड ईच कैटेगरी ऑफ PWD शुड बी इंडिकेट क्लियरली. जो भी आप वैकेंसी भेजते हो, इंडियन भेजते हो आप RRB को, रेलवे की जब मैं बात कर रहा हूँ तो DOPT के हिसाब से तो SSC और UPSC में सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और UPSC. तो आपको क्लियरली बताना है वैकेंसी SC ST कितनी वैकेंसी हैं और PWD की बताते हैं. इवन DR कोटा होता है तो अपन OBC का भी बताते हैं, जिसमें OBC इन्होंने लिखा नहीं. In respect of vacancies, in post identified suitable for being held by PWD, it shall be indicated that post is identified for that respective category of PWD from amongst the category as mentioned. जो पर्टिकुलर जब हम वैकेंसीज बताएंगे PWD के लिए भी, तो PWD का नहीं बोलेंगे ये PWD के लिए वैकेंट है. आपको PWD में भी बताना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो A B C किस कैटेगरी के लिए, ये भी बताना पड़ेगा आपको. ये नहीं कि आपने बता दिया कि सर 1% ये जो है 100 में से ये 4 वैकेंसी जो PWD की, ऐसा नहीं. 4 भी आपको बताना पड़ेगा कि किस कैटेगरी A के लिए है, कि ब्लाइंड के लिए है, कि किसके लिए, वो कैटेगरी आपको बतानी पड़ेगी. फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज अटैच्ड टू सच पोस्ट शैल आल्सो बी क्लियरली इंडिकेट. द PWD बिलोंग टू द categories for which the post is identified shall be allowed to apply for the post advised for being filled by the LDC. जो PWD जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसको अलाउ करना है अप्लाई करने के लिए LDC में, इवन इफ नो वैकेंसी इज रिजर्व फॉर देम. यानी कि कोई भी LDC जो होगा, LDC का मतलब होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, बाहर से RRB वाला मामला नहीं है. डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होगा उसके अंदर जो है PWD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है. इवन वो अगर फिजिकल हैंडीकैप बंदा है और उसके लिए कोई रिजर्व नहीं है तो भी, जैसा कि नियम है, हम किसी भी कर्मचारी प्रमोशन के लिए मना नहीं कर सकते, ठीक है ना. However, they will not be allowed any relaxed standard. Such PWD candidate will be considered for selection for appointment to the post by general standard of merit. ठीक है ना. उसके लिए कोई रिलैक्स स्टैंडर्ड नहीं करेंगे और सच कैंडिडेट जो होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा. जनरल स्टैंडर्ड इस पर मेरिट वगैरह आते हैं तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा इस पर मेरिट. It shall also indicate that person with valid certificate of benchmark disability shall alone be eligible for the benefit reservation. However, no benefit of reservation shall be given on the basis of temporary. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको
कि जो भी रिजर्वेशन जो मिलेगा उनको वैलिड सर्टिफिकेट की बेस पे मिलेगा, ठीक है। टेम्परेरी डिसएबलमेंट जैसे मैं पहले बता चुका, टेम्परेरी सर्टिफिकेट लेके कोई आ जाएगा और उसकी बेस पे आपको रिजर्वेशन नहीं देना है। अब हमारा आएगा जोन ऑफ कंसिडरेशन। जोन ऑफ कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे सेलेक्ट करना है ये बात करेंगे। ये जोन ऑफ कंसिडरेशन इंटर से एक्सचेंज एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ रिजर्वेशन इन केस ऑफ प्रमोशन। अब प्रमोशन का मेन हमारा सब्जेक्ट आ गया। पहले तो ब्लॉक थी, जो काफ़ी सारी बातें हैं उसमें जो मेन बातें थी, एक तो आपको ब्लॉक मालूम है, 4 ब्लॉक थे, ठीक है ना। कौन कौन सा पॉइंट आपको, एक पहला 26, 51, 76 पॉइंट है। अब हमको कैसे जोन ऑफ कंसिडरेशन पकड़ना है, उसके बारे में क्या नियम है हम देखेंगे। While filling up the reserve vacancies by promotion by selection के थ्रू अगर हमको रिजर्व वैकेंसी भरनी है, those PW कैंडिडेट who are within the normal zone of consideration shall be considered for promotion। जो भी बंदे जो नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन में PW कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल जोन में, उनको तो हमको विचार करना ही है उनके प्रमोशन पे। However, if adequate number of PW candidates of the respective category are not available within the normal zone, the zone of consideration may be relaxed to 5 times of number of vacancies। तो नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन जो भी होगा उसमें तो हम उनको कैंडिडेट को हम लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए जिस कैटेगरी के लिए रिजर्व पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए पर्टिकुलर रिजर्व पोस्ट है, जैसे पहला नंबर आपका ब्लाइंड है, ठीक है, आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं और आपके नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन में पहला नंबर ब्लाइंड नहीं है, 25 लोगों में नहीं आ रहा आपका, जितने भी आपके जोन ऑफ कंसिडरेशन में, तो हम क्या करेंगे, एलिजिबल के अंदर जोन ऑफ कंसिडरेशन को बढ़ा के एक्सटेंड करेंगे 5 टाइम और द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मान लीजिए आपकी 5 वैकेंसी, तो 5 वैकेंसी में हम क्या करते हैं, हम 3 सिलेक्शन में 3 गुना बुलाते हैं, तो 15 लोगों को बुलाते हैं हम लोग। तो 15 में अगर आपका कोई भी अगर ब्लाइंड नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 25 लोगों को नीचे जाएंगे, कि 25 नीचे 1 से 25 तक जाएंगे सीनियरिटी लिस्ट में। तो 25 के अंदर कोई ब्लाइंड है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन 25 के बाद अगर 26वें नंबर में ब्लाइंड है तो फिर नहीं लेंगे उसको। हमको सिर्फ 5 टाइम ही लिखा तो 5 टाइम ही जाना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो 5 टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड द पीडब्ल्यू कैंडिडेट फाइलिंग विद इन द एक्सटेंडेड जोन में भी कंसिडर फॉर प्रमोशन। अगर उसको मिल जाता है हमको 5 टाइम में, तो उसको हम विचार करेंगे प्रमोशन देने के लिए। इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इवन इन द एक्सटेंडेड जोन, द वैकेंसी शैल नॉट बी फिल्ड इन एंड बी कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर। इसमें तो ये लिखा हुआ है कि अगर वो वैकेंसी नहीं है तो उसको भरेंगे नहीं है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है सब्सिक्वेंट ईयर में, लिखा हुआ। और in the subsequent year, if the PWD of the required category is not available, the reservation can be exchanged with the other category। अगर आपको अगले साल, अगले रिक्रूटमेंट ईयर में अगर आपको भी नहीं मिलता है अगले रिक्रूटमेंट, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे कि ए की वजह से बी को ले लेंगे, इस तरह का हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इन द सब्सिक्वेंट ईयर, इफ द PWD of the required category is not available, the reservation can be exchanged with the other category so that post can be filled by the person with the category of disability if possible। ठीक है ना। तो अगली नेक्स्ट ईयर में भी अगर नहीं मिल रहा तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, दूसरी फिजिकल डिसेबिलिटी वाले को हम कर देंगे ताकि पोस्ट भरी जा सके। If a PW candidate of other category is within the zone of consideration and within the number of vacancy available, he cannot be denied promotion on the ground of disability। कोई भी कर्मचारी है, अगर PWD कैंडिडेट है, अगर वो नॉर्मल जोन और कंसिडरेशन में आ रहा है, तो हम फिजिकल डिसेबिलिटी की ग्राउंड पे उसको प्रमोशन मना नहीं कर सकते। ये मैंने ऊपर भी पढ़ा था, इस चीज़ को सेम रिपीट किया गया। If it is not possible to fill up the post by reservation even in the second recruitment year, the post may be filled by the person other than PWD। तो जैसे बताया कि फर्स्ट ईयर में अगर नहीं मिलता है तो हम सेकेंड ईयर में एक्सचेंज कर लेंगे। कोई भी कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप कोटा होगा BA, BC, DE। पहले साल में तो हम देखेंगे ए का तो ए से भरेंगे, बी है तो बी से भरेंगे, सी है तो सी से भरेंगे, ठीक है ना। लेकिन सेकंड ईयर में ए का है तो पोस्ट वैकेंट है तो ए का हम किसी से भर देंगे, तो एक्सचेंज करके कर लेंगे। और अगर सेकंड ईयर भी अगर पोस्ट नहीं भरा गया PWD से, तो उसको किसी भी कर्मचारी से हम भर देंगे, PWD हो कर नहीं हो। ये यहाँ लिखा हुआ है। If it is not possible to fill up the reservation even in the second year, the post may be filled by a person other than PWD and the reservation shall be carried forward for। इसका मतलब ये हुआ कि the reservation shall be carried forward for 2 subsequent recruitment year, thereafter it shall be lapsed।
तो पीडब्ल्यूडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कोई भी आपको पीडब्ल्यूडी जो वैकेंसी है हमको 1 नंबर पॉइंट और आपको 26, 51, 76 ये 2 साल तक हमको रखना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, उसके बाद ये लैप्स हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। वाइल फिलिंग अप वैकेंसीज बाय प्रमोशन बाय नॉन सिलेक्शन, अब ये नॉन सिलेक्शन का बात आ गई, अभी हम यहाँ कर रहे थे सिलेक्शन। वाइल फिलिंग अप द रिजर्व कैंडिडेट बाय प्रमोशन बाय सिलेक्शन, सिलेक्शन में हमारा जो है ये सिलेक्शन है, और अब ये हम बात करेंगे नॉन सिलेक्शन, जो कि रेलवे में आज के तारीख में मैक्सिमम नॉन सिलेक्शन ही होती है, ठीक है ना। वाइल फिलिंग अप वैकेंसीज बाय प्रमोशन बाय नॉन सिलेक्शन द एलिजिबल कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी विद इन द नॉर्मल जोन ऑफ कंडीशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन अगेंस्ट द रिजर्व वैकेंसीज। तो ये बता दिया है कि while filling up the vacancies by promotion by non selection the eligible candidate with benchmark, जो भी बेंचमार्क बंदा है वो नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन में आता है, उसको प्रमोशन के मामले विचार किया जाएगा और रिजर्व अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी रखा जाएगा। नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन में जो आ रहा है, नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन कौन आता है, नॉन सिलेक्शन में 1:1 की बेसिस पे आते हैं। आपकी 10 वैकेंसी है तो 10 ही लोग जोन ऑफ कंसिडरेशन में आते हैं, और उसका ये मतलब तो ये निकलना मेरा तो कि अगर उसमें अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वो उसको रिजर्व में डालना है ना, अगर 10 है 10 में आपका कोई रिजर्व बंदा है तो उसको क्या करना है, आपको रिजर्व वैकेंसी पे ही डालना है। अगर रिजर्व की वैकेंसी है और रिजर्व वैकेंसी नहीं है तो क्या करोगे, तो उसको नॉर्मल पे डालोगे उसको, ठीक है ना। इन केस no eligible candidate of respective category of disability is available in the normal zone of concession, additional PWD candidate of respective category to the extent required shall be considered by going down the seniority list। इसमें भी सेम सिलेक्शन की तरह बताया गया है कि आपको नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन में अगर मान लीजिए आपको बंदा नहीं मिल रहा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो फिर एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन में जाना पड़ेगा। 5 टाइम जाएंगे, उसमें भी सेम टू सेम सिलेक्शन की तरह 5 टाइम जाएंगे एक्सटेंडेड, और उसके आधार पर आपको जाना है, ठीक है। नीचे सीनियर लिस्ट में जाएंगे, प्रोवाइड देयर आर एलिजिबल एंड पोस्ट इज आइडेंटिफाई फॉर दोनों। नीचे कब जाएंगे एक्सटेंडेड जोन में, जब आपका पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्व वैकेंसी होगी तभी जाएंगे आप, ठीक है ना। इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फॉर प्रमोशन इवन इन द एक्सटेंडेड जोन द वैकेंसी शैल नॉट बी फिल्ड। अगर एक्सटेंडेड जोन में भी नहीं है, बंदा आपको मिला है, तो आप क्या करोगे, वैकेंसी नहीं भरना है, इसमें लिखा हुआ है। अगर इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यू कैंडिडेट इन फॉर प्रमोशन इवन इन द एक्सटेंडेड जोन द वैकेंसी शैल नॉट बी फिल्ड एंड शैल बी कैरी फॉरवर्ड। इसमें वही बात की है कि आपको नहीं भरना है, और अगर एक्सटेंडेड जोन में भी नहीं मिलता तो नहीं भरना, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। इन द सब्सिक्वेंट ईयर इफ पीडब्ल्यूडी ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल इट्स द सेम कैन बी एक्सचेंज विद अदर कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। सेम सिलेक्शन का जो रूल है वही नॉन सिलेक्शन में कहा है कि आपको अगर इस साल नहीं पड़ता है तो वैकेंसी को आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओगे अगले साल जो भी आप है एक्सचेंज कर दोगे उसको, दूसरी डिसेबिलिटी किसी की तरह भी डिसेबिलिटी एक्सचेंज कर दोगे। और आगे भी सेम वही लिखा हुआ है, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिल अप द वैकेंसी बाय रिजर्वेशन इवन बाय एक्सचेंज। अगले साल मान लीजिए एक्सचेंज करने के लिए भी आपको दूसरी कैटेगरी का डिसेबिलिटी बंदा आपके पास नहीं है, अगर तो रिजर्वेशन शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 2 सब्सिक्वेंट ईयर वेयर आफ्टर इट शैल बी लैप्स। तो आपको कोई भी सिलेक्शन हो या नॉन सिलेक्शन हो, जो आपकी जो वैकेंसी होगी वो 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगी, 2 साल के बाद वो लैप्स हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगला आएगा, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट केस ऑफ लैप्सेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आर कैप्ड टू मिनिमम। कोशिश करना है कि भाई आपको लैप्सेस वाले मामले कैप टू मिनिमम रखने हैं। एनी रिक्रूटमेंट ऑफ पीडब्ल्यू कैंडिडेट शैल फर्स्ट बी काउंटेड अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट brought forward from the previous year if any in the chronological order। क्या बोल रहा है ये, in order to ensure that cases of lapse of reservation are kept minimum। ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे लैप्स वाले मामले मिनिमम रहे, तो एनी रिक्रूटमेंट ऑफ पीडब्ल्यू कैंडिडेट शैल फर्स्ट बी काउंटेड अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट। कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो उसको वैकेंट पोस्ट के सामने हमको मानना है, ठीक है। ब्रॉट फॉरवर्ड टू द मिनिमम रखने के लिए जो भी आपको बंदा आ रहा है उसको आपको पीडब्ल्यूडी के सामने ही मानना है, इस तरह बोल रहा है। इफ कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द वैकेंसीज द ऑल्डर कैरी फॉरवर्ड पोस्ट शैल बी फिल्ड फर्स्ट। अगर हमको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है सभी वैकेंसी के लिए, तो जो ऑल्डर जो पोस्ट होगी कैरी फॉरवर्ड किया शैल बी फिल्ड फर्स्ट। जो भी सबसे पुरानी होगी पहले हमको उसको भरनी है। मान लीजिए आपकी
एक आपकी होगी, एक पॉइंट हो गया, फिर आपका 26वां पॉइंट हो गया, फिर 51 पोस्ट हो गया, ऐसा आपका सब खाली रह गया आपका। सबसे पहले कौन सा पुराना रहेगा? पहला नंबर रहेगा खाली, है ना? तो आपको पुराना जो वैकेंट पोस्ट है ओल्डर वाला, उसको पहले भरना है। द ओल्डर कैरी फॉरवर्ड पोस्ट शेल बी फिल्ड फर्स्ट, जो पुराने वाले को पहले भरना है। एंड द करंट वैकेंसी शेल बी कैरी फॉरवर्ड इफ नॉट फिल्ड अप, तो और पुराने वाले को पहले भरना है, करंट वाले को हमको कैरी फॉरवर्ड करना है अगर नहीं भरा है तो। प्रोवाइडेड एनी इन every recruitment the number of vacancies reserved for PWD including carry forward vacancies shall be announced for the information of aspirant। तो इसको अनाउंस भी करना है आपको, जैसे एडवर्टाइज करते हैं अपन कि भाई ये, ताकि ये भरा जा सके, जो भी उसके लिए एस्पिरेंट जो लोग हैं, इच्छुक जो लोग हैं, वो उसको भर सके उनकी जानकारी के लिए। हॉरिजॉन्टल ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क with benchmark disability, reservation for backlog classes, reservation for backward classes of citizen SC ST OBC is called vertical reservation। इस आपको मालूम होगा कि जो SC ST रिजर्वेशन होता है वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एंड द रिजर्वेशन फॉर कैटेगरी सच एज PWD इन एक्स सर्विसेज इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, SC ST को वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं, और ये इनका जो रिजर्वेशन रहता है PWD और एक्स सर्विसमैन का, वो होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्योंकि मेरा एक्स सर्विसमैन का भी मेरा वैकेंसी 10% होता है ना, 10-20% जो होता है ना वैकेंसी, जो एक्स सर्विसमैन का भी है, ग्रुप सी में 10 और ग्रुप डी में ग्रुप डी तो रहा नहीं अभी, वो भी वैकेंसी लिस्ट है ना एक्स सर्विसमैन का, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट्स अक्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन इन व्हाट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम, एंड पर्सन सेलेक्टेड प्रमोटेड अगेंस्ट द कोटा ऑफ PWD हैव टू बी प्लेस्ड इन द एप्रोप्रिएट कैटेगरी विद SC ST OBC अनरिजर्व depending of the category to which they belong in the roster means for registration of SC ST। इसका जो मेरा इंटरप्रिटेशन इसके अंदर ये है कि मान लीजिए कोई भी बंदा आपका जो है PWD में आ रहा है नीचे से, उसको जंपिंग में लेके आ रहा हो PWD को, तो वो जिस भी कैटेगरी का है, मान लीजिए वो जनरल का है, तो आपको उसको जनरल के उसमें भी डालना, मतलब उसका नाम इधर भी आएगा, PWD के जो रोस्टर में भी नाम आएगा, और SC ST का जो रोस्टर है वहाँ पे दूसरा, तो वहाँ अगेंस्ट UR है और SC ST है, तो SC ST में भी आएगा। ठीक है, तो दोनों जगह उसकी एंट्री होगी। ये नहीं कि आपने PWD को एक अलग ले लिया, फिर SC की वैकेंसी में और एक बंदा और एक्स्ट्रा खींच लिया, ऐसा नहीं। अगर हमारे PWD आपका SC है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे SC की पोस्ट इधर भी भर गई और उधर भी भर गई। ठीक है, दोनों जगह आपको दिखाना है इसमें। टू इलस्ट्रेट इफ इन ए रिक्रूटमेंट ईयर, इफ इन ए गिवन ईयर देयर आर 2 वैकेंसी रिजर्व फॉर PWDs। इसने एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक साल है, उसमें 2 वैकेंसी रिजर्व फॉर PWD एंड आउट ऑफ 2 PWDs प्रमोटेड, 1 बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड अदर बिलोंग टू अनरिजर्व। इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा है कि एक मान लीजिए जो वैकेंसी रिजर्व है, उसमें जो प्रमोट हुआ आउट ऑफ 2 PWD प्रमोटेड, जो प्रमोट हो गया आपका सिलेक्शन, 1 बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और दूसरा है अनरिजर्व है, तो SC कैंडिडेट with benchmark disability shall be adjusted against the SC point in the reservation roster। कितना मैंने जो बताया वही बात इन्होंने बोली, मैंने पढ़ा है, एक लॉजिक चलता है ना चीज में। तो इन्होंने वही बात बोली कि मान लीजिए आपने बेंचमार्क में जो भी आपने बंदे लिए हैं, उनको उनके फिर रोस्टर में भी एडजस्ट करना है। SC का बंदा आता है, ST का बंदा आता है, तो SC ST के पॉइंट पे भी आपको उसको एडजस्ट करना है। एंड अनरिजर्व कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगेंस्ट द अनरिजर्व कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगेंस्ट अनरिजर्व पॉइंट इन द रिलेवेंट रोस्टर। तो आपके जो भी पॉइंट होते हैं 1 2 3 अनरिजर्व होते हैं, उसको वहाँ पे एडजस्ट करना है, अनरिजर्व के पॉइंट पर एडजस्ट करना है, और रिजर्व वाला बंदा है SC ST, तो SC ST के पॉइंट पे आपका रोस्टर पे एडजस्ट करना है। इन केस नन ऑफ द वैकेंसीज फॉल ऑन पॉइंट रिजर्व फॉर SC, the candidate under benchmark disability belongs to SC shall be adjusted in future against the next available vacancy। अगर मान लीजिए आपने कोई बंदा SC ST का प्रमोट किया है और वो बंदे के लिए मान लीजिए आपकी वैकेंसी नहीं SC ST, तो उसको फ्यूचर में एडजस्ट करें। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, since the PWD have to be placed in the appropriate category with SC ST OBC unreserved in the roster meant for reservation for SC ST OBC, the application form in respect of departmental eligibility for promotion for the post should be required candidate applying under the quota reserved for PWD to indicate whether they belong to SC ST। जो भी आपका होगा उसमें भी वो डालना है आपका, क्या किस मतलब PWD को ये भी बताना है कि जो अप्लाई करेगा ना PWD एप्लीकेशन फॉर्म में,
कोई भी कर्मचारी जो अप्लाई करेगा किसी पोस्ट पे जनरल एग्जामिनेशन जो होगा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में, तो उसको ये भी बताना है कि वो पीडब्ल्यूडी है, साथ में SC/ST है, वो बताना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, दोनों चीज़ें बताएंगे उसको। Annual report regarding representation of the person with disability. The ministry department shall continue to upload data of promotion. ये अपना काम का है नहीं। Liaison officer जो होगा, liaison officer appointed to look after the revision matter for SC/ST shall also work liaison officer for revision matter. तो हमारा जो लाइसेंस ऑफिसर SC/ST का जो लाइसेंस ऑफिसर होगा वही PWD का भी लाइसेंस ऑफिसर है। शैल इंश्योर कंप्लायंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन रेलेवेंट DOPT ने दिए हुए हैं उनको कंप्लायंस करेगा, सुनिश्चित करेगा इम्प्लीमेंटेशन